स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर और हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है लगातार स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद है, लेकिन आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर और साथ ही मेरे सहयोगी अरुणा त्यागी भी लगातार मेरे साथ मौजूद है। चलिए बात करते हैं हमारी खास पेशकश की, जो कि महाकुंभ में प्रयागराज का संगम घाट न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि यहां पर नारी सशक्तिकरण का भी अनूठा उदाहरण भी देखने को मिल रहा है, प्रस्तुत किया गया है। इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु शामिल होने की उम्मीद है। तो वही त्रिवेणी के तट पर आने वाले हर श्रद्धालु की इच्छा और पसंद होती है कि वो त्रिवेणी संगम से गंगा जल अपने घर ले जाए। महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की इसी पसंद को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार और अब रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी त्रिवेणी जल उपलब्ध करा रही है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में स्वयं सहायता समूहों की महिला रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों पर गंगाजल उपलब्ध कराएगी। दरअसल स्वयं सहायता समूहों की महिला आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह आपको बता दूं कि स्टेट ऑफ शुरू किया गया है और साथ ही राष्ट्रीय आजीविका मिशन इसके लिए स्वयं सहायता समूह की 1000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित भी करेगा। तो वही दूसरी तरफ महाकुंभ 2025 के इस भव्य आयोजन में जय त्रिवेणी जय प्रयागराज आरती समिति द्वारा 2 महीनों तक कन्याओं से आरती कराई जाएगी। यह आयोजन महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में समानता के संदेश को फैलाने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आयोजन में महिलाओं को डमरू और शंख बजाते हुए आरती करेगी और साथ ही पूजा की पूरी रस्में अदा करती हुई नजर आएगी। इस आयोजन में दुनिया के लिए एक संदेश होगा, इसमें महिलाओं का मुख्य योगदान रहेगा। तो लगातार महिला सशक्तिकरण की मैं बात कर रही हूं और इस महिला सशक्तिकरण का अद्भुत नजारा महाकुंभ में भी देखने को मिला, जहां पर तमाम महिलाएं यहां पर पहुंची हुई थी, तमाम यहां साध्वी पहुंची हुई थी। और अरुणा, इस महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, यह अद्भुत नजारा महाकुंभ में उस वक्त भी देखने को मिला जब विदेशी महिलाएं भी साध्वी के रूप में नजर आई। जी बिल्कुल सोनाली, सही कहा आपने। यहाँ तक कि देश की नहीं विदेशी महिलाओं ने भी इसमें शिरकत की। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सारिका सिंह, जो एक ज्योतिषाचार्य जी हैं, और आज महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए सवाल और कुछ बातें आज हम सारिका सिंह जी से करेंगे। जी सोनाली। बिल्कुल। और सारिका जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर और हमारी खास पेशकश भी। लेकिन अब पहला सवाल मेरा बस यही है कि महिला सशक्तिकरण ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो महिला सशक्तिकरण ये वो शब्द है जिससे कहीं ना कहीं इससे एहसास होता है कि महिलाओं में कितनी शक्तियां मौजूद हैं। माँ दुर्गा की बात करूं मैं या तमाम देवी की बात करूं तो ये अपने आप में ही ये संदेश देता हुआ नजर आता है। महाकुंभ की अगर मैं बात करूं तो महाकुंभ में भी महिला सशक्तिकरण की एक अद्भुत तस्वीर निकलकर सामने आई, जब महिला साध्वी यहां पहुंचती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं एक अनोखा संदेश देने की कोशिश की गई। बिल्कुल सोनाली, देखिए अगर आपने सुना होगा कि भगवान शिव भी अगर उसमें यानी कि ईश्वरी शक्ति यानी कि माँ शक्ति उनके साथ नहीं होते, वो भी शिव के समान होते हैं। तो भगवान, अगर हम महादेव को ही देखें, भगवान श्री कृष्ण को देखें, तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे हर धर्म में, हर युग में हमेशा से ही स्त्रियों के सम्मान को, स्त्रियों के, नारी की हमेशा से पूजा होती रही है और उनके सम्मान की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। चाहे वो रामायण में भगवान श्री राम द्वारा युद्ध हो, चाहे वह महाभारत काल में युद्ध हो, तो स्त्रियां तो सदैव से ही सम्मान्य हैं। और हमारा जो सनातन धर्म है वो महिलाओं को पूर्ण रूप से समान अधिकारिता का जो है पूरा एक वो देता है संदेश, हर समाज को देता है कि महिलाओं के बिना हम कुछ नहीं है। हमारे यहाँ आप ये देखिए कि हमारे यहाँ हम सनातनियों का जो नववर्ष आरंभ होता है वो माँ दुर्गा की पूजा के साथ उसकी एक शुरुआत होती है। तो नारियों की पूजा होना ये पहली बार नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा है। बस वही परंपरा को जो है अब ये समाज या ये सरकार या फिर जो आज का ये युग है, जो आज की जनता है, वो इस चीज़ को जान रही है, आज के जो लोग हैं इस चीज़ को जान रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पुराने जो परंपराएं, जो रीति रिवाज जो सो गए हैं, जो हमें नहीं पता थे, वो चीज़ें हम वापस से उसको रिवाइव कर रहे हैं, वापस से उनको जागृत कर रहे हैं। तो बहुत सोचने समझने और बहुत अच्छी ये एक पहल है।
जी सारिका जी, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी क्योंकि अब आगाज़ हो चुका है महाकुंभ मेले का। इसमें महिलाओं की दृष्टि, महिलाओं को आप किस तरह से देखती हैं, किस दृष्टि से आप देखती हैं? क्या इस महाकुंभ मेले में महिलाओं का उत्थान थोड़ा और आगे बढ़ के आएगा या फिर पारंपरिक तरीके से महिलाएं वहीं सीमित रह जाएंगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, जैसे अगर हम देखते हैं महाकुंभ की जो कवरेज है और सभी लोग, पूरी देश दुनिया देख रही है, तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ देशों से ही नहीं विदेशों से भी। और अगर हम सिर्फ ये तो एक आम इंसान की बात है कि आम व्यक्ति, आम महिला ने सोचा और वो जाकर वहाँ पर स्नान करे, लेकिन अगर हम धर्म के राह पर भी देखें तो बहुत सारे ऐसे नारी, ऐसे महामंडलेश्वर हैं जो नारी जिनका संबोधन कर रही हैं। जैसे इस समय जो है नारियों के बहुत सारे नागा साधु नारी पहली बार देखने को मिले हैं इतनी ज़्यादा तादाद में। तो हम कह सकते हैं कि नारी भी आध्यात्म से अछूती नहीं है। तो ये जो महाकुंभ है, इसमें नारी जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साफ सुथरे और बहुत ही सुंदर तरीके से जो सनातन को जो आगे ले जाते हुए दिख रही है, बहुत शुभता और बहुत अच्छी बात है। और जब भी नारी इन धर्म के रक्षा के लिए या धर्म के लिए आगे बढ़ती है तो उसके साथ और भी शक्तियां मिल जाती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं योगी सरकार का भी एक बहुत अनोखा कदम देखने को उस वक्त मिला जब रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर ही त्रिवेणी जल उपलब्ध करा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी महिलाओं को ही दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैंने वही कहा ना, अगर आपने सुना भी होगा तो नारी सर्वत्र पूज्यते, आप हमारा ये एजेंडा भी है। और वैसे भी जहां नारियों का पूजन होता है, जहां नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहीं देवी देवता वास करते हैं। कहते हैं कि देवी देवता भी, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, जहां नारी को समानता नहीं दी जाती, वहां से वापस चले जाते हैं, वहां के प्रसाद को वो कभी स्वीकार नहीं करते। तो नारी तो सर्वत्र ही पूजनीय है क्योंकि नारी माँ है, पत्नी है। और पुरुष जो है, बिल्कुल देखिए वो एक दूसरे का, जैसे हम भगवान शिव को अगर देखते हैं तो उन्होंने ही अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है। अर्धनारीश्वर का मतलब कि वो भी नारी के बिना अधूरे हैं। नारी ही शक्ति है। आप कभी भी देखिए घर में अगर कोई परेशान होता है तो कोई ना कोई स्त्री, बिल्कुल कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे नारी का हाथ है। तो नारी के अंदर खुद इतनी शक्ति है कि वो घर को संभालते हुए सभी के व्यवहार को, हर चीज़ को संभाल सकती है और एक बहुत अच्छी राय देकर समाज को, घर परिवार को बहुत आगे बढ़ाती है। तो ये बहुत शुभता की बात है कि जैसे जो जल की व्यवस्था है, त्रिवेणी घाट का जो जल है, जो नारियों को ये बहुत सम्मान्य है, बहुत अच्छा कदम दिया है और बहुत अच्छा कार्य दिया है। ये नारियों के लिए बहुत सम्मान की बात है। और ये मैं वही कह रही हूँ कि जो परंपराएं जो कहीं खो गई थी, जो परंपराएं हम लोग भूल गए थे, वो वापस से वो परंपराएं पुनः जागृत हो रही है इस सरकार में कह लो या इस समय में कह लो। तो ये बहुत ही पुण्य की बात है और बहुत अच्छी बात है ये। जी, और सारिका जी, बहुत अच्छी तरह से आपने लास्ट एक बात कही कि भगवान भी अधूरे हैं बिना नारी के। तो मैं इसी कड़ी में जानना चाहूँगी कि कुंभ मेले में ज्योतिष का बहुत बड़ा अपना एक महत्व होता है, उनके अनुष्ठानों का बड़ा महत्व होता है। तो क्या आपको लगता है कि इन सब मान्यताओं से महिलाओं का सशक्त बनने की संभावना है या फिर धार्मिक परंपराओं तक ही महिलाएं रह जाती हैं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि तमाम तरह के आयोजन महिलाओं का आगे लाना और फिर उसी दिशा में उनका पीछे छूट जाना। नहीं, देखिए अब जो है महिलाएं, अब समाज बदल रहा है, अब लोग इस चीज़ को समझते हैं। अभी हम अपनी परंपराओं से अछूते नहीं हैं, हम अपनी परंपराओं को जान रहे हैं, हम अपने जो पूर्वजों ने जो चीज़ें चलाई हैं उन सब चीज़ों को हम जान रहे हैं। तो महिलाएं अब उस चीज़ से पीछे नहीं हैं और समाज उस चीज़ को स्वीकार कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत गर्व, बहुत सम्मान की बात है। और यही वही कहा, जैसे आपने सुना भी होगा, पहले भी बहुत सारी ऐसी साध्वियाँ हुई हैं, जिसमें कि साध्वी गार्गी हुई हैं, जिन्होंने बहुत चरम पर जाकर उपासनाएं की हैं, बहुत पूजा पाठ, आध्यात्म को, धार्मिक अनुष्ठान, इन सबको बहुत आगे तक पहुंचाया है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं किसी भी चीज़ में पीछे हैं या सिर्फ यहीं तक महिलाएं सीमित हैं। बिल्कुल, जब ये दरवाजे खुलते हैं, जब कोई धर्म से जुड़कर और धर्म के साथ जब महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, तो देश भी और समाज भी और घर परिवार भी बहुत आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ दो और गेस्ट जुड़ गए हैं, उससे भी रूबरू आपको करा देती हूँ। लगातार मेरे साथ यहाँ पर लगातार दीपिका मिश्रा मेरे साथ लगातार बनी हुई है और साथ ही मेरे साथ लगातार दीपिका मल्होत्रा बनी हुई है, नितिशा मल्होत्रा बनी हुई है और साथ ही दीपिका मिश्रा मेरे साथ, जो दो ज्योतिषाचार्य और भी जुड़ गए हैं। लेकिन पहले मैं नितिशा आपके पास आना चाहूँगी।
जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से महाकुंभ में भी एक महिला सशक्तिकरण की एक अद्भुत तस्वीर निकलकर उस वक्त सामने आई जब यहाँ पर साध्वी देखने को मिली और कई तो ऐसे पुरुष भी देखने को मिले जो साध्वी के रूप में महाकुंभ में आते हुए नजर आए। इस पर आप क्या कहेंगी? जी, सभी को राधे राधे। तो मैं इस बार महाकुंभ में जो हमारे साधु संतों की, जो नागा बाबा की, जो इनमें भी स्त्रियों का होना, ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, दृष्टिकोण चेंज हो रहा है कि स्त्रियां भी पूरे जीवन अपने तप में, साधना में लग सकती है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि स्त्रियां, और हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन भी है, क्योंकि सबसे पहली जो तपस्विनी थी वो माँ पार्वती थी। ये पूरा ही तंत्र मंत्र जितना भी है, यंत्र, ये सब शिव जी ने ही उन्हें दिया था, माँ पार्वती को। और सबसे पहली योगिनी, सबसे पहली तपस्विनी माँ पार्वती थी। तो हम माँ पार्वती की वंशज है, उनकी बेटियां हैं। तपस्या तो हमारे अंदर है ही है। और ऐसा हमारे जब आप कामाख्या क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे एक साधिका बहुत मशहूर है, लूना चमारिन मैया। तो बहुत सी साधिकाएं हैं जो हमारे नागा साधु बाबा के साथ जुड़ी हुई है शुरू से, और बहुत अच्छी साधिकाएं रही है, उनका बहुत नेम रहा है किताबों में। लेकिन पुरुषों की संख्या ज्यादा होने के कारण इनको पुरुषों को गिना जाता है। और इस बार तो प्रयागराज में कन्याओं से जो आरती करवाई जा रही है वो तो एक बहुत अटूट मिसाल है कि स्त्रियों के बिना, कन्याओं के बिना भगवान भी अधूरे हैं और पूजा भी अधूरी है। जी, और दीपिका मिश्रा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपके अनुसार आपको ऐसा लगता है कि महिला ज्योतिष में आत्मनिर्भर और कहीं ना कहीं ज्योतिष में महिला इंडिपेंडेंट है? जी, जय प्रयाग, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं महाकुंभ की। ज्योतिष में महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुरुषों से ज्यादा वो आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ज्योतिष में जो छोटी छोटी समस्याएं लोगों की, आम जन लोगों की हैं, वो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य नहीं बता पाते हैं, जिसको कि महिलाएं दिल से समझ पाती हैं कि हमारे आम आदमी की, आम महिलाओं की, बच्चों की समस्याएं क्या हैं, और उसको बहुत ही अच्छे माध्यम से वो समझा के क्लियर कर रही हैं कि आप आम भाषा में, सरल भाषा में समझ सकें कि आपको कुंडली देखना है या ग्रह नक्षत्र हैं या आपको कब क्या धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। वो उसी तरीके से समझा पा रही है जिस तरीके से एक आम जनमानस को, एक साधारण मनुष्य को बातें समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल। दीपिका जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर ही त्रिवेणी जल उपलब्ध करा रही है और इसकी जिम्मेदारी महिलाओं को दी जा रही है, साथ ही जय त्रिवेणी जय प्रयागराज आरती समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महिलाओं से 2 महीने तक महिलाओं से आरती कराई जाएगी। इस दोनों निर्णय को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छे निर्णय हैं और महिलाएं इसमें बहुत आगे हैं। और महिलाएं जितने धार्मिक अनुष्ठान अच्छे तरीके से कर पाती हैं उतना शायद पुरुष भी नहीं कर पाते। और जब पुरुष कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें महिलाओं का ही सहयोग और भागीदारी ज्यादा होती है, क्योंकि वो सारी तैयारियां और वो सारे अनुष्ठान की प्रक्रिया तो महिलाएं ही निभाती हैं। पुरुष तो सिर्फ उसके अनुष्ठान के लिए बैठता है। इसलिए महिलाएं बेहतर तरीके से समझ पाती हैं कि हमारे समाज को जरूरत क्या है, इसलिए वो प्रत्येक व्यक्ति को गंगा जल सुचारू रूप से पहुंचाएंगी। उन्हें पता है कि किस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, अनुष्ठान भी बहुत अच्छे तरीके से करवा पाएंगी। जी, सारिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पर फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि पारंपरिक ज्योतिष मान्यताएं और महिला सशक्तिकरण साथ साथ चल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर हम ज्योतिष को लें या किसी भी चीज़ को, अगर देखिए हम घर में अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपने संतान को शिक्षित कर सकते हैं। एक कहते हैं कि अगर घर में एक महिला पड़ी हुई है तो वो पूरे समाज को शिक्षित कर देती है। तो अगर हम आध्यात्म से जुड़ते हैं, अपने धर्म से जुड़ते हैं, अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़े समाज को उस चीज़ से जोड़ते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा शुभ संदेश देते हैं। बिल्कुल। मैं लगातार अब हमारे साथ 3 मेरे गेस्ट तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं नितिशा मल्होत्रा आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से महाकुंभ की तस्वीर निकलकर सामने आई, जब यहाँ पर हमने देखा महिलाओं को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर हमने विदेश की भी महिलाओं को देखा जो साध्वी बनती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं इससे जुड़ती हुई नजर आई। तो ये अपने आप में ही वो अद्भुत रूप देखने को मिला कहीं ना कहीं इस महाकुंभ के जरिए।
जी बिल्कुल, ये बहुत ही अद्भुत रूप है कि विदेशी महिलाएं भी हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़ रही हैं और साधना को अपने जीवन का एक मूलभूत तत्व समझ रही है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे जीवन का मूलभूत तत्व ही यही है, साधना। साधना से जुड़े होने के कारण साध्वी साधना के साथ जुड़ रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और मैं तो पूरे विश्व से ये कहना चाहूंगी इस टीवी चैनल के थ्रू कि सभी को साधना के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन महिला सुरक्षा हो, संरक्षण हो, महिला सशक्तिकरण हो, ये तमाम चीजें हैं, सरकार की तमाम योजनाओं भी हमने देखी है, जमीनी स्तर पर इसकी योजनाएं भी हमने देखी है। क्या इससे आप संतुष्ट हैं? क्या एक महिला होकर आप इससे संतुष्ट हैं या और भी सरकार को इसको लेकर कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, अगर मैं महाकुंभ पर सरकार की तैयारी की बात करूं तो बहुत ही अच्छी तैयारी इस बार की गई है। बहुत सारी पुलिस कांस्टेबल खड़ी है वहां पर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है वहां पर, बहुत सी फैसिलिटीज महिलाओं को इस बार वहां पर दी जा रही है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन भी है और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी है उत्तर प्रदेश सरकार का कि बहुत अच्छी उन्होंने मेंटेनेंस करी है। लेकिन आगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं जरूर सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि थोड़े और कठिन कदम उठाए जाए। जी, जैसे कुछ ही समय पहले कोलकाता वाला केस देखा था, जहाँ पर थोड़ा सा और कठिन कदम सरकार को उठाने चाहिए। बिल्कुल जी। दीपिका जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या महिलाओं की गरिमा और ज्योतिष की परंपराएं कभी कभी महिलाओं को सीमित कर देती हैं? आपको लगता है कि ज्योतिष के साथ महिला का सशक्तिकरण और भी प्रगतिशील बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। औरतें इसमें गौरव भी महसूस करती हैं और आजकल सामने आ भी रही हैं, वो टक्कर भी दे रही हैं बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को अपने ज्ञान से, और सीख रही हैं, क्लासेस ले रही हैं और आम जन और समाज के भी सहयोग और मदद कर रही हैं। तो महिलाएं सशक्त हैं और महिलाओं को अपने आप को स्वयं और सशक्त बनाना चाहिए कि किसी सुरक्षा की आवश्यकता उन्हें हो ही ना। वो खुद इतनी जागरूक हों कि हमें किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है, तो वो स्वयं जो है वो अपनी और अपने समाज की, अपने परिवार, अपनी बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगी। बिल्कुल। सारिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने महाकुंभ में तो देखा, जिस तरीके से साध्वी को, महिलाओं को बढ़ावा दिया गया, एक संदेश देने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक संदेश देने की कोशिश करती हुई सरकार नजर आई। लेकिन क्या आप महिला सुरक्षा और संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की तमाम योजनाओं से इतर अगर मैं देखूं तो जमीनी स्तर पर क्या आप संतुष्ट हैं एक महिला होकर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं खुद इतना ट्रैवल करती हूँ तो मैं खुद उस चीज़ को सोचती हूँ कि मैं अब से 10-15 साल पहले वो चीज़ें नहीं थी कि मैं अकेले कहीं भी, अगर थोड़ा बहुत भी लेट नाइट है तो मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ। कुछ है, बिल्कुल है। देखिए, हमारी सरकार ने, हमारे समाज ने सोच नज़रिया बदल रहा है। वो यह सिर्फ 2 खराब चीज़ों की वजह से हम पूरे समाज को गंदा नहीं कह सकते। बिल्कुल, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और कुछ ये फील्ड बहुत अच्छा है। मतलब अब जो महिलाओं के प्रति है सम्मान वाली दृष्टि, और यहाँ पर जो इतना सम्मान दिया जा रहा है कि महिलाओं को उपासना के लिए सबसे आगे प्रेरित किया जा रहा है और उनको ऐसे मौके उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल निसंदेह सरकार का भी, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका भी, और धर्म से जुड़े हुए कुंभ में जो भी लोग वहाँ पर जो प्रबंध कर रहे हैं, जो भी प्रबंधक करता है, उन लोगों की तरफ से ये बहुत ही अच्छी पहल है। और महिलाएं आगे आएंगी तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा। और मैंने वही कहा कि अगर एक महिला पढ़ लेते तो पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है, और करना भी चाहिए। और शुरुआत अगर यहीं से होगी, क्योंकि जो महिला है वो जड़ है। जो महिला है वो एक ऐसा हिस्सा है जिससे सारे घर के या समाज के लोग जुड़े होते हैं। तो महिला ही अगर घर में, उसको सारे नियम, कायदे, कानून, परंपराएं, ज्ञान, सब चीज़, क्योंकि हम लोग सभी लोग अपने जो हमारा ये जीवन होता है इस सब के लिए करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ये आत्म उन्नति, क्योंकि मन की उन्नति, धन की उन्नति, तन की उन्नति हम सब देखते हैं, लेकिन अपनी आत्म उन्नति के लिए हम कुछ भी ऐसा नहीं करते। तो ये महा जो पर्व है, यहाँ से हमें ये
ठान लेना चाहिए और इस चीज़ को हर महिला को गौरवान्वित अपने आप को महसूस करना चाहिए कि इतनी बड़ी उपलब्धि कि वहाँ पर 2 महीने तक सिर्फ नारियाँ ही, सिर्फ कन्याएं ही पूजन करेंगी। और वहाँ पर जैसे वही बताया कि इस बार महिला नागा साधु, जो कि आम तौर पर 16 श्रृंगार करते हैं, लेकिन जो नागा साधु होती हैं, जो साध्वी होती है नागा साध्वी, वो 17 श्रृंगार करने के बाद यहाँ कुंभ में आती हैं और उसके बाद वो दीक्षा पाती हैं। तो महिलाओं के लिए हर तरीके से, अभी पीछे ये सुना भी था कि एप्पल के को फाउंडर की जो वाइफ थी वो भी यहाँ पर साध्वी के रूप में रह रही हैं। तो सोचिए, मैं वही कहा ना कि हम अपनी जड़ों को छोड़ चुके थे, हमें अपनी जड़ों को पकड़ना पड़ेगा, अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और मैं वही कह रही हूँ कि हमारी जो संस्कृति है हर कोई से अपना रहा है। अगर हम बाहर भी देखें तो लोग हमारे हिंदू रीति रिवाज से शादी करना, विवाह करना पसंद करते हैं, उस हिसाब से पाणी ग्रहण कर रहे हैं एक दूसरे का। तो हमारे लिए, और हम इस परंपराओं में, इस धर्म में पैदा हुए हैं, तो हमें तो बिल्कुल ही इसको प्रगति के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि, क्योंकि धर्म ही हमारी रक्षा करता है। आज अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म पे चलेंगे, तो हमारे समाज, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, उसकी भी प्रगति होगी। जी, और नितिशा जी, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी, जानना चाहूंगी कि कुंभ मेले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता कितनी है? क्योंकि आप अब देखिए, सुनिए, कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों में महिलाओं के लिए फैसले अक्सर सीमित रहते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ में जिस तरह से महिलाओं को बुलाया गया है, यहाँ उनके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कितनी है? देखिए, महिलाएं हर फील्ड में ही आगे हैं, चाहे शासन में कहे, चाहे प्रशासन में कहे, या किसी भी फील्ड में कहे, महिलाएं हर फील्ड में ही हैं। और महिलाओं को आगे या पीछे रखने की बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। शिव शक्ति के बिना अधूरे और शक्ति शिव के बिना। तो महिलाएं बिल्कुल, वो पहलू है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ पुरुष है और एक तरफ महिला है। तो मैं यहाँ पे बराबरी का तो कोई बात नहीं करती, क्योंकि महिलाएं बराबर ही हैं। ये पुरुषों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि महिलाओं को वो बराबरी का दर्जा दे पाए। दूसरा, मैं महाकुंभ से या शासन से या प्रशासन में बिल्कुल ये मानती हूँ कि महिलाओं को बिल्कुल निर्णय लेने का बिल्कुल अधिकार दिया जाता है। हमारा जुडिशरी सिस्टम में भी उनको अधिकार है, सभी जगह उनको अधिकार दिया जा रहा है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा अपने न्यायालय से जरूर ये कहूंगी, सरकार से जरूर दरख्वास्त करूंगी, थोड़ा सा और महिलाओं को के हित में और निर्णय लेने के लिए उनको अपने, उनकी जो दिमाग है, उनसे संबंधित जितने भी निर्णय हैं, और भी ज्यादा उनको प्रगतिशील बनाने के लिए उनको और आगे बढ़ा। और नितिशा जी, फिर आपसे यहाँ पे और जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे बड़े आयोजनों में, जहाँ मैं बात कर रही हूँ कि महिलाओं के निर्णय लेने की कितनी आज़ादी है, उसी बीच इसमें ये भी एक सवाल आता है कि क्या ज्योतिष की दृष्टिकोण से इसे संतुलित किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारे ज्योतिष ग्रहों में ही शुक्र ग्रह, जिसे वैभव, सुख, विलासता का प्लैनेट कहा गया है, वो ही स्त्री से जुड़ा हुआ है। पुरुष के बर्थ चार्ट में भी जब हम स्त्री के सुख को देखते हैं, उसके विवाह के सुख को देखते हैं, तो हम शुक्र को देखते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, विलासता चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, तो महिलाओं के जो महिलाओं की जो आपके प्रति समर्पण है, जो आपके प्रति सम्मान है, महिलाओं के प्रति सम्मान, वो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। और मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे से स्त्रियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है और स्त्रियां ले भी पा रही है निर्णय। बिल्कुल मैं इसमें पीछे नहीं कहूंगी, और सरकार इस पे काम भी कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है स्त्रियों के हित में। बिल्कुल। दीपिका जी, मैं आपके तरफ आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, कहाँ कहाँ सरकार को और काम करने की ज़रूरत है? सिर्फ महिला सशक्तिकरण की हम बात तो करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर और कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है सरकार को? क्योंकि हमने ये देखा कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में जूना अखाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें किन्नर समुदाय की भी जुड़ता हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं इस वजह से एक अलग तस्वीर निकल कर सामने आई। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विदेशी महिलाओं की, विदेशी साध्वियों की, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में विदेशी साध्वी जो है जुड़ती हुई नजर आई इस महाकुंभ के दौरान। लेकिन अगर महिला सशक्तिकरण की बात करूं, जमीनी स्तर पर इसकी हम देखें अगर, तो कहां कहां और काम करने की जरूरत है, कहां कहां और मजबूती चाहिए महिलाओं को?
अगर इसकी बात करें तो सरकार अपनी तरफ से सारे नियम इस तरह के बना रही है, सारी सुविधाएं महिलाओं को दे रही है। अब हम परिवार में और महिलाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों को, अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहन दें। उन जो भी सरकार हमें सुविधा दे रही है उसका हम स्वयं लाभ उठाएं, क्योंकि हम अपने परिवार से ही जब बाहर नहीं आ पाते, हमारे घर की महिलाएं या बड़े ही हमें सहयोग नहीं करते, तो हमारी बच्चियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो पहले हमें चाहिए कि जो सरकार हमें सुविधा दे रही है उसकी हमें पूर्ण जानकारी हो और उन सुविधाओं का लाभ हम अपनी बच्चियों और अपने परिवार को दे पाएं और उन्हें आगे बढ़ने दें। जी सारिका जी, आपकी तरफ आऊंगी और जानना चाहूंगी कि क्या कुंभ जैसे बड़े मेलों में महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और क्या ज्योतिष के फील्ड में महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, और अगर बढ़ाया जा सकता है तो कैसे? देखिए, अगर हम शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है, वो तो एक बेसिक है, वो तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, शिक्षित तो हर कोई होना चाहिए। क्योंकि जहाँ आप शिक्षित हो, आपको कुछ भी सीखने के लिए, चाहे आप ज्योतिष सीख रहे हो, चाहे आप आम जनजीवन में हो, तो आपको बिल्कुल ज्योतिष सीखना ही पड़ेगा। ज्योतिष ये विद्या आपको ग्रहण करनी ही पड़ेगी। और ज्योतिष हमारा, मैंने वही कहा, जैसे उन्होंने भी कहा मैम ने, तो ज्योतिष जो है हमें बताता है कि हमें क्या क्या चीज़ें कहाँ करनी चाहिए। जैसे अभी जो ये है आध्यात्म का मेला लगा है, अभी ये भक्ति का मेला लगा है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस समय पर, क्योंकि ये जो समय है ये विशेष आराधना के लिए, पूजा के लिए और उपासना के लिए बहुत ही, मतलब इस समय पे आप जितनी मन से भक्ति करते हैं, आप उतना ही अपनी सोल से, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो पाते हैं। और जितना वही कि जितना आप अपनी आत्मा के लिए करते हैं तो आप उतना ही परमात्मा से जुड़ पाते हैं। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको जीवन में कहाँ राह दिखानी है। रही बात ज्योतिष की, देखिए ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष, ज्योति दिखाने वाला। जहाँ जिस जीवन में, जिस हिस्से में आपके अंधेरा है, जिस हिस्से में ज्योति की कमी है, ज्योतिष आपको बता सकती है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ करने से या फिर ये निर्णय लेने से आपको यहाँ पर ये चीज़ें फलीभूत होंगी और आपके जो चीज़ें रुकी हुई हैं या जो काम आपके रुके हुए हैं वो काम आपके सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ लगातार नितिशा जी भी बनी हुई है। नितिशा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से महिला नागा साधु भी हमने देखा, साध्वी भी हमने देखा, वो कितने अलग होते हैं दूसरे साध्वियों से? देखिए, जो नागा साधु है उनकी तपस्या वैसे भी और साधुओं से बहुत ही ज्यादा सख्त होती है। कठिन परिश्रम है उनकी साधना में। वो अपनी बॉडी को, वो अपनी तपस्या से इतना ऊर्जावान बना देते हैं कि हम देखते हैं कि एहसास होता है ना, उन्हें गर्मी का एहसास होता है। उनके लिए सभी शिव है और सब शिव में ही है। तो वो ऐसी एक कठिन साधना है जो बहुत मुश्किल है। और मैं स्त्रियों को यहाँ पे देख पाती हूँ कि स्त्रियां भी साधिकाएं शुरू से रही हैं। हमारे बहुत सी पुस्तकों में इनके बारे में लिखा हुआ देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा किताबों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा नहीं मिला है। लेकिन अगर हम अपनी पौराणिक गाथाएं पढ़ते हैं, आप कुंती जी को ही देखिए, उन्होंने सूर्य देवता की तपस्या की थी, जिन पर उनको कर्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, या द्रौपदी को ही इतने आशीर्वाद मिले हुए थे कि वो ब्लेस्ड थी। तो यहाँ पे साधिकाओं की कमी नहीं है, यहाँ पे साधना की कमी नहीं है स्त्रियों में। और जो हम नागा साधु की बात कर रहे हैं, तो हमारी माँ पार्वती ही इसका सबसे पहला रूप है और वो बहुत तपस्या में लीन रह चुकी हैं, जहाँ पे हम काली, माँ तारा, माँ बंगलामुखी, माँ पीताम्बरा के दर्शन करते हैं। तो नागा साधु आज जो हमें दिख रहे हैं, ये पहले से थे, स्त्रियां भी थी, बस स्त्रियां बहुत ज्यादा आगे नहीं आती थी। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि स्त्रियां आगे आ रही है। इट मीन्स प्रकृति आगे आ रही है। तो जब प्रकृति आगे आती है तो प्रकृति अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है। तो स्त्रियों का आगे आना और इस तपस्या में, इस कठिन तपस्या में अपने आप को आगे देख पाना बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहूंगी और भी स्त्रियों को इसके बारे में सोचना चाहिए, जो अपने जीवन से कहीं ना कहीं परेशान है और आत्मबोध चाहती हैं कि उनके जीवन में आत्मबोध आए और वो समझ पाए कि हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से होना तय है। तो वो जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल।
जी, दीपिका जी भी बनी हुई हैं लगातार। दीपिका जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, क्योंकि कुंभ मेला जो है वो एक धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है, माना जाता है। अब ऐसे में एक सवाल फिर यहाँ ये आता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को देखते हुए इन आयोजनों में पारंपरिक तरीके से आधुनिक दृष्टिकोण से इसको कैसे बदला जा सकता है? महिलाएं तो पूर्ण रूप से कल्पवास कर रही हैं। यहाँ पे सभी तरह से जो भी साधु संत महात्मा हैं, आपने देखा ही कि अभी बताया आपने कि नागा साधु भी हैं, सभी तरह की बड़ी बड़ी साध्वी आई हुई हैं। औरतें उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। कोई जो है मंत्र जाप कर रहा है, कोई कल्पवास कर रहा है, कोई गंगा स्नान कर रहा है। कितने तरह के यहाँ पे औरतें और कामों में सहयोग दे रही हैं। जैसे आपने बताया गंगा जल वितरण भी वही कर रही हैं। कितनी दुकानों पे काम कर रही हैं, कर्मचारियों को सहयोग कर रही हैं। तो महिलाएं तो अब सभी जगह पे आगे हैं और वो अपने को कहीं से भी ऐसा नहीं मानती कि किसी काम में वो पीछे हैं। तो मुझे तो लगता है कि महाकुंभ में महिलाओं का पूर्ण सहयोग है और वो उसमें पूरी तरह से भाग ले रही हैं। बिल्कुल। और सारिका जी, लगातार हम महाकुंभ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बड़े पैमाने में महिलाएं पहुंची हुई है और ख़ास करके मैं अगर देखूं तो कम उम्र की महिलाएं पहुंची हुई है। इस बार महाकुंभ में सबसे खास देखने को यही मिला कि युवा ज़्यादा भाग लेते हुए नजर आए, युवा ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आए। तो जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी उसके बाद से कहीं ना कहीं अब ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाएं जागरूक हो रही है, और लेकिन और भी जागरूकता की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। इसके लिए सरकार को और भी कोई अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, अगर युवा आज बाहर निकल रहा है, युवा अगर आध्यात्म के रास्ते पर है, जिसमें कि युवतियां और युवक हैं, तो ये बिल्कुल पहले तो ये सुनिश्चित है कि उनके घर में उनका जो बेस रहा है, उनका जो आधार है, उनके जो माता पिता हैं वो कहीं ना कहीं धर्म और आध्यात्म से जुड़े हैं। तभी उनकी, क्योंकि जब जड़ें वैसी हैं तो शाखाएं भी वैसी ही होंगी, पहली चीज़। और क्योंकि स्त्रियां, युवतियां या स्त्रियां इतने पैमाने पर निकल रही हैं, तो वो सिर्फ इस भरोसे से कि वो सुरक्षित है, सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी हुई है, वहाँ का जो प्रशासन है वहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है कि हम यहाँ पर आध्यात्म उन्नति के लिए जा रहे हैं और हम वहाँ पर पूर्णतः सुरक्षित हैं। वो तभी घर से बाहर निकल रही है। और ये क्योंकि देखिए, हमेशा यही होता है कि जब हम यात्रा पर, अगर हम भी घर से बाहर निकल रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि हम सेफ हैं, तभी हम बाहर निकलते हैं अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए। तो बिल्कुल, अगर इतने बड़े प्रबंधन में, क्योंकि कुंभ के मेले में सिर्फ हज़ारों लोग नहीं आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, तो करोड़ों लोग आते हैं, उस बीच में जाकर स्नान करना, वहाँ पर वही कल्पवास करना, वहाँ रहना और बाकी साधनाएं करना, और अच्छी भावना से कि हम वहाँ से वो अच्छी अपनी चीज़ें अगर लेकर आते हैं तो अच्छी यादों को लेकर आते हैं। आध्यात्मिक जो एक यात्रा सब लोग वहाँ करने गए हैं, युवक युवतियाँ, तो उनके लिए बहुत अच्छी तो बिल्कुल है वही कि उनको वहाँ पर सुरक्षित वो अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, तभी वो लोग इस तरह का निर्णय ले पा रहे हैं और तभी उन लोगों ने यहाँ पर यात्रा का अपना जो आयोजन किया है या अपना जाने का मन बनाया है, उसका यही बिल्कुल कारण है। नितिशा जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, असमानता आज भी झलकती है और एक अच्छे लेवल पे दिखती है, क्या कहेंगी? देखिए, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, अभी भी ये कहूंगी कि असमानता दिखाई जा रही है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। बिना और पुरुष स्त्री के बिना, प्रकृति शिव के बिना और शिव प्रकृति के बिना अधूरे, विष्णु जी भी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। तो हमारे देवी देवता भी सबसे पहले देवियों की पूजा करते थे, देवताओं की बाद में करते थे। और इसका आप अगर उदाहरण देखते हैं तो महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा को देखिए, कैसे संहार करता शिव है, और विष्णु जी ने भी अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है। वहीं ब्रह्मा जी, जिनके हाथ में कमंडल है, वो संसार को रचित कर रहे हैं। लेकिन जब भी बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े असुर आए, तो उनका संहार करने में प्रकृति ही आगे आई। तो वैसे तो सभी काम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने संभाले हुए हैं, लेकिन जो काम वो भी नहीं कर पाते, वो भी माँ के सामने ही जाते हैं और शक्ति से ही आराधना करते हैं कि शक्ति आए और वो काम करके दिखाए। तो हमारे ग्रंथों में इसका है, महिषासुर मर्दिनी, सुर, बहुत से ऐसे चंड मुंड, बहुत से ऐसे असुर आए जिनका नाश शिव विष्णु ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए, इंद्र आदि देवता भी नहीं कर पाए, देव ही नहीं कर पाए, जहाँ पे शक्ति ने उनका संहार किया। तो शक्ति को और आगे आना चाहिए और सरकार को भी इसमें और भी ज्यादा
काम करना चाहिए। मैं तो कहूंगी महिलाओं को बहुत ज्यादा जागरूक बनाइए। अगर आप अपने समाज को बहुत आगे देखना चाहते हो तो महिलाएं जितनी जागरूक होंगी, जितनी शिक्षित होंगी, जितना उनको अधिकार मिलेंगे, उतना ही समाज, उतना ही देश, उतना ही विश्व आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, महिलाओं को जागरूक होने की तो ज़रूरत है ही। दीपिका जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं महाकुंभ का आयोजन से दुनिया में और यही दिखाने की, यही संदेश देने की कोशिश की गई है और आगे भी की जाएगी कि महिलाओं के लिए कितना, महिलाओं का इस महाकुंभ में भी कितना मुख्य योगदान है। इसका आगे क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? ज्योतिषी की नज़र से अगर हम देखें तो चुनाव में भी इसका क्या प्रभाव दिखेगा? जी, इसका पूरे विश्व में प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि ये कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें हमारे सभी सनातन धर्मी और अन्य धर्मों के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ महिलाएं पुलिस ऑफिसर्स के रूप में, प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, सेवा के रूप में, हर तरह से महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं पुरुषों के साथ। तो ये पूरा विश्व देख रहा है कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ मदद कर रही हैं, जो कि हम पुरातन में भी देखते आ रहे हैं कि कितनी ऋषि पत्नियां हो या किसी की भी बड़ी रानी लक्ष्मीबाई हो, अहिल्याबाई होलकर हो, जो भी थी, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किए और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, युद्ध तक लड़े हैं। माता कैकेयी ने भी युद्ध लड़ा है दशरथ जी के साथ। तो ये हमारी पौराणिक परंपरा है जिसमें महिलाएं हमेशा सशक्त रही हैं और उस परंपरा को हम लोग फिर आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व में फैला रहे हैं। और कुंभ मेले के द्वारा ये पूरे विश्व में हमारा प्रचार प्रसार होगा कि हमारी महिलाएं कितनी सशक्त हैं और कितना बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही हैं। सारिका जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी, जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कुंभ से बात करते करते हम आज तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आज भी रह जाती है, जो एक पढ़ी लिखी महिला जो किसी गांव देहात की तरफ है, वो भी एस्ट्रो जानती है, लेकिन फिर भी सीमित है। इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए वही का, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसमें निस्संदेह मेरा परिवार सबसे पहले शामिल है। मेरे परिवार के पुरुष मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं इसलिए आज आगे हूँ। तो बिल्कुल है, देखिए जब तक ना हम लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा, जब तक हम लोग इस परिवेश, जो हम ना पुराने रूढ़िवादी जो तरीके हैं, जब तक हम उनको नहीं छोड़ते, और जो हमारी परंपरा है जो सनातन में थी, जो सतयुग से चली आ रही है, स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों को समान अधिकार, तो जब तक हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक समाज का एक एक पुरुष इस चीज़ को नहीं सोचेगा कि मुझे अपनी स्त्री को भी बराबर का उसके साथ भागीदार बनना है, उसका हाथ बटाना है। और स्त्री वैसे भी, कभी भी स्त्री जो होती है घर में, अगर 10 लोग होते हैं तो वो अकेली ही सबका काम कर सकती है, लेकिन अगर स्त्री एक दिन के लिए बीमार पड़ जाती है तो 10 लोग उसका अकेले का काम नहीं कर सकते। तो वही स्त्री सबसे पहले, वही देखिए, सारी सोच तो पूरे समाज को बदलनी पड़ेगी, चाहे वो गाँव देहात हो। आज का टाइम तो ऐसा है, चाहे आप गांव या देहात में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपके पास इतने अवसर हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि घर वालों को जो अपना एक माइंडसेट है, जो अपनी पुरानी चीज़ें उन्होंने, या पुराना जो ढर्रा है, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और महिलाओं को मौके देने पड़ेंगे। जब महिलाओं को मौका मिलेगा, निसंदेह वो उसे गवाएंगे नहीं। बिल्कुल। और दीपिका जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हालांकि जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमें कहीं ना कहीं जागरूकता अपने घर से करने की ज़रूरत है। हम बाहर देखते हैं, हम सरकार की योजनाओं को देखते हैं, हम सोचते हैं कि सरकार कैसे जागरूक करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि हम अपने घर से पहले इस चीज़ को शुरुआत करें, अपने बच्चों को ये सिखाएं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हमारा देश, युवा जागरूक हो पाएगा। इसको आप कितना मानती हैं? जी, हमारा मानना यही है कि पहले हम अपने परिवार से ही शुरुआत करेंगे, अभी हम पूरे समाज को जागृत कर पाएंगे। और हर महिला जब अपने परिवार को और अपने अगल बगल आसपास के समाज को जागृत करेगी, उसे बच्चियों को बढ़ावा देगी, तो अपने आप पूरा हमारा समाज ही जागृत और आगे बढ़ जाएगा। उसकी शुरुआत हमें हमेशा घर से ही करनी पड़ेगी। जी, नितिशा जी, जैसे मेरी सहयोगी ने भी कहा, सोनाली ने, कि इस बार जो कुंभ है वो बहुत विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि इस बार महिलाओं की बड़े लेवल पे भागीदारी हुई है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि इस बार महाकुंभ में हमने देखा है कि 9 साल से लेकर छोटी छोटी बच्चियां भी इस बार कुंभ में साध्वी बनने के लिए आई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये उनके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर उनके भविष्य के लिए अच्छा साबित हो सकता है? आप इसको कैसे देखती है एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जब आप ग्रंथों और पुराणों का पठन करते हैं, आप उनको पढ़ते हैं,
तो आप वहाँ पे अंक विज्ञान भी देखते हैं, आप वहाँ पे ज्योतिष विज्ञान भी देखते हैं, आप वहाँ पे आयुर्वेद विज्ञान भी देखते हैं, आप वहाँ पे चिकित्सा विज्ञान भी देखते हैं, आप वहाँ पे जितनी भी चीजें बनाने वाला मशीनरी विज्ञान है, आप उसको भी वहाँ पे देखते हैं। तो सनातन धर्म से अगर कोई जुड़ रहा है तो इससे मैं बिल्कुल नहीं कोई संशय नहीं है कि कुछ भी औरतों के लिए या पुरुषों के लिए कुछ भी गलत हो रहा है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ रहे हो, अगर आप सनातन धर्म से जुड़ रहे हो, तो आपकी मानसिक और जो मानसिक उत्थान है, जो शैक्षिक उत्थान है, जो ज्ञान का उत्थान है, वो हो ही रहा है। और अखाड़ों से जुड़ने के साथ, अखाड़ों में हर चीज को पढ़ाया सिखाया जाता है। जैसे एजुकेशन हम लोग गुरुकुल में लिया करते थे ना, तो अखाड़ों में भी वो शिक्षा दी जाती है। इसलिए बिल्कुल महिलाएं अगर जुड़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां जुड़ रही हैं, तो वो शिक्षा, वो ज्ञान, वो अपने आत्मज्ञान को आगे बढ़ा रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो 45 डेज का जो कल्पवास है, ये बहुत कठिन है, जिससे जो केला तुलसी लेकर के कल्पवास व्रत रखते हैं 45 डेज तक, 26 फरवरी जिस दिन शिवरात्रि है तब तक व्रत है। ये व्रत बहुत सख्त, बहुत कठिन व्रत है। तो महिलाएं इस व्रत को रख के बैठी हैं, साधना में बैठी हैं, साधिकाएं बन रही हैं, और नागा साधु तक वो ज्वाइन कर रही हैं, उनके साथ वो खड़ी हैं। तो ये बहुत कठिन बात है कि वो नागा साधु साधिकाएं विश्व से और बहुत सारी महिलाएं जुड़ रही हैं। जैसा कि अक्कल के को-फाउंडर की वाइफ ने भी कल ही निर्वाणी महा अखाड़े के साथ जुड़ के हवन इत्यादि पूजन करवाया। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और वो 45 डेज यहीं पे रहने वाली है। पूरे महाकुंभ को उन्होंने 45 डेज का कल्पवास का व्रत किया हुआ है। वो पूजन में लगी हुई है, साधना में लगी हुई है। तो ये महिलाएं, बहुत ऐसी महिलाएं हैं, बहुत से नाम है, ऑस्ट्रिया, रूस, कहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से लोग आए हुए हैं। बिल्कुल। सारिका जी, जिस तरीके से सरकार सनातन का डंका बजा रही है, सनातन को इतना बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है, और इससे जिस तरीके से युवा प्रभावित हो रहे हैं, अभी मेरी सहयोगी ने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं 9 साल के बच्चे से लेके कहीं ना कहीं युवा आगे बढ़ते हुए, इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या ये सही है? क्योंकि अगर सनातन की तरफ से अगर जुड़ना ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसके भविष्य पर देखें तो कहीं ना कहीं क्या इसका असर उनकी पढ़ाइयों पे पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये पढ़ाई पर फर्क पड़ने वाली तो बात नहीं है, क्योंकि जो धर्म है ना, वो हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। जब आप आध्यात्मिक होते हो या आध्यात्म से जुड़ते हो, अपनी आत्मा को जानते हो, तो आपको पता चलता है कि आपकी आत्मा क्या चाह रही है या आपके मन में क्या है। और आप अपने जो आपके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है, आपके अंदर अपने निर्णय लेने की अपनी जो क्षमताएं होती है, उनका विकास होता है। तो ऐसा नहीं है, ये देखिए, ये समय क्योंकि आध्यात्म के लिए है, सिर्फ ये 45 डेज़ की बात है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो यहाँ पर साधनाएं करेंगी या ये कल्पवास करेंगी तो वो सारी चीज़ें नहीं, बल्कि जो जनजीवन की जो समस्याएं होती हैं, हमारा जो वास्तविक जीवन होता है, जो हमें जीना ही है, जो हमारा चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं, चाहे हमारा आम जनजीवन है, चाहे हमारी पूरी जीवन से जुड़ी हुई, चाहे विवाह संबंधी कोई भी चीज़ें हैं, तो हम कहीं ना कहीं जब हम आध्यात्मिक, क्योंकि ये समय ऐसा है, ये शुभ समय ऐसा है, इस समय पर की गई साधनाएं, और हमें वैसे भी अगर, क्योंकि हर सनातनी के घर में ये होता है या जिस धर्म से हम जुड़े हैं कि हमें सुबह उठकर स्नान आदि करके हम सबसे पहले भगवान को ही प्रणाम करते हैं। तो ये वो शुभ समय, मैंने वही कहा, क्योंकि उत्तरायण लग चुका है, तो ये जो देवी देवताओं की भोर है, ये देवी देवताओं की सुबह है। तो इस समय पर की गई साधना हमें पूरे 1 साल के लिए, या पूरे कहो तो पूरे 12 साल के लिए, पूरा जैसे कि एक रिचार्ज करके हमें भर देगी। तो ये साधनाएं जो हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ पर साधना करते हैं, ये लोग जो आध्यात्मिक हैं, वो अपनी वास्तविक जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे, चाहे वो देश के भी लोग हुए हैं, चाहे विदेशी भी, जो आध्यात्म से जुड़े हैं और उसके साथ साथ वो अपने आम जीवन में बहुत ही अच्छे लेवल को उन्होंने अचीव किया है। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्म आपको कुछ भी करने से रोकता है, आध्यात्म आपको सिर्फ गलत करने से रोकता है। आध्यात्म सिर्फ आपके अंदर की खोज है। तो आध्यात्म को हम ये कह कर कि जो लोग आध्यात्मिक है, जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, या जो लोग ज्योतिष से जुड़े हैं, या जिन लोगों का इस तरह का बिलीव है, तो वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ कर रह जाते हैं या ज़िंदगी से
कट जाते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन मकर संक्रांति भी है। मकर संक्रांति पे किस तरीके से अगर हम पूजा पर्व करते हैं, अगर आराधना करते हैं भगवान की, तो इसका फल हमें किस तरीके से मिलता है? क्योंकि महिला सशक्तिकरण की तुम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ये भी, आज का दिन भी खास है, ये भी हमें याद रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मकर संक्रांति पर सूर्य नारायण भगवान ने अभी 2:58 पर राशि परिवर्तन किया है, वो अपनी मकर राशि में आ गया। और यहाँ पर मैंने सुबह भी बताया था कि जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, यहाँ पर पहला शाही स्नान होता है। तो इसका मेन जो मुख्य इसका कारण बन जाता है वृषभ राशि का बृहस्पति और मकर राशि का सूर्य। तो क्योंकि और वैसे भी जो सूर्य है प्राणदाता, सूर्य हमारी आत्मा है, तो निसंदेह जब कोई भी ग्रह राशि बदलता है तो उसका इफेक्ट पूरे जनजीवन, पूरे समाज, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। सभी लोग जो रह रहे होते हैं, सभी के व्यवहार में, सभी के कार्यस्थल पर, मतलब हर जगह वो चीज़ दिख जाती है। तो जैसे अभी सूर्य ने राशि बदले तो हर राशि को, हर चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग इफेक्ट करेगा। और जैसे क्योंकि सूर्य शनि की राशि में आ गया, शनि को आध्यात्म का सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। जब भी बृहस्पति शनि की दृष्टि, ये दोनों आध्यात्म और धर्म दोनों से जुड़ा है। आध्यात्म क्या होता है? आध्यात्म जो धर्म है उससे ऊपर की स्टेज है। तो अगर आपको आध्यात्म को पाना है, आपको धर्म से जुड़ना है या अपनी जड़ों तक पहुंचना है, तो उसके लिए तो आपको आध्यात्म। और रही बात मकर संक्रांति की, तो अपने आप में बहुत पावन पर्व है और ये तो वैसे भी बहुत विशेष है क्योंकि 144 साल बाद यहाँ पर कुंभ का मेला लगा है। इतनी भारी भीड़ जो यहाँ पर उमड़ कर आई है, इतनी ठंड में सब लोग स्नान कर रहे हैं, अपने अपने घर छोड़कर, अपनी अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर। देखिए, जितनी सुख सुविधाएं हमें घर में मिल जाती है, अपने आसपास मिल जाती है, बिल्कुल है इतने बड़े जो एक लेवल पर यहाँ पर जो कुंभ स्नान का आयोजन किया गया है, तो ये बिल्कुल एक सच बात है कि यहाँ पर वो उनको सुख सुविधाएं बहुत अच्छे से तो नहीं मिल सकती, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी सुख सुविधाओं को किनारे कर, अपनी नींद को, अपने सुख चैन को अगर किनारे करके यहाँ पर उपासना करने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल मकर संक्रांति या पहला शाही स्नान या कुंभ मेला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वही मैं आपको सुबह भी कहा था कि यहाँ पर स्नान करने के लिए देवी देवता भी स्वर्ग लोक से आते हैं, किन्नर आते हैं, गंधर्व आते हैं, इतने और भी बहुत तरह के ऐसे आते हैं, यक्षिणी, योगिनी, सभी की हमें यहाँ आकर स्नान करके मुक्ति मिलेगी। कहते हैं जिसने कुंभ एक बार स्नान कर लिया तो उसके कई जन्मों के पाप मिल जाते हैं। कुंभ स्नान के लिए जब हम एक चरण उठाते हैं, जितने पग हम कुंभ की तरफ रखते हैं, उतने पग पग पे हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो बिल्कुल इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। और मकर संक्रांति पर, क्योंकि खिचड़ी का पर्व है, खिचड़ी बांटिए, खिचड़ी खाइए और अपना जैसे जिस राशि के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल मतलब हर राशि के लिए अगर आप इस आज के दिन दान पुण्य करते हैं तो देखिए ऐसा होता है, हर चीज़ हर किसी के लिए ना तो अच्छी होती है, ना हर किसी के लिए बुरी होती है। तो जिनके लिए जो शनि सूर्य का राशि परिवर्तन जिन राशियों के लिए अच्छा नहीं है, या वैसे भी अगर हम सभी लोग अपने हाथ से दान पुण्य करते हैं आज के दिन, तो हम पूरा, क्योंकि सूर्य एक महीने तक, जब तक कोई भी ग्रह सूर्य एक राशि में रहता है, तो उस राशि को और उससे 7वीं राशि को बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से देखता है। तो उसको, और इवन वो हर राशि को, क्योंकि वो प्राणदाता है, तो हर राशि को अफेक्ट करता ही करता है। तो अगर आप आज कोई भी व्यक्ति दान पुण्य कुछ भी करते हैं, खिचड़ी का पर्व है, खिचड़ी का दान करते हैं, किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करते हैं, गर्म वस्त्रों का दान करते हैं, तिल गुड़ का दान करते हैं, गज्जक का दान करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ संकेत लेकर आएगी। कम से कम उनके लिए जो भी अशुभता बनी हुई है, उस अशुभता से वो बच पाएंगे। और सारिका जी, यहाँ पे मैं भी जानना चाहूँगी कि क्या इसके लिए भी कोई तिथि है कि इस तिथि के माध्यम से ही आप ये दान तब कर सकते हैं? तिथि आज जैसी तिथि तो खैर वही मैंने कहा ना कि आज जैसी तिथि सीधा 144 साल बाद मिलेगी, जब बिल्कुल समय बदल चुका होगा, लोग बदल चुके होंगे, बहुत सारे बदलाव ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो अगर हम प्रत्येक राशि के हिसाब से देखें तो मेष राशि के लिए जो गोचर है ये बहुत बढ़िया है। अगर देखा जाए तो मेष के 10वें भाव में सूर्य की स्थिति बन रही है और वहाँ से तो वो राशि बन रही है। तो अगर हम देखा जाए तो मेष राशि को गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। अगर हम वृषभ राशि को लेते हैं तो वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि से 9वें भाव में सूर्य चले जाता है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है,
तो सूर्य यहाँ पर उतना शुभ फल नहीं देते, और क्योंकि लग्नस्थ बृहस्पति जो कि कुंडली का अष्टमेश भी है, तो भी यहाँ पे थोड़ी सी शुभता कम हो जाती है। तो इसलिए अगर गर्म कपड़ों का आप दान कर देते हैं, काले कंबल का आप दान कर देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभता, कम से कम जो आपको चोट चपेट लगने की संभावना है या जो थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही है, उससे आपको शुभता की प्राप्ति होगी और आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि को भी 1 महीने तक थोड़ा अपने निर्णयों को थोड़ा सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है। थोड़ा चोट चपेट से बचना पड़ेगा, और कहीं भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय ना लें, और कोई भी यात्रा करते हुए थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर मिथुन राशि वालों की मैं दान की बात करूं तो काली उड़द की दाल और नई चावल, जिसकी खिचड़ी विशेष रूप से आज के दिन खाई जाती है, क्योंकि मैंने सुबह भी बताया था कि इस समय पर नए चावल आ चुके होते हैं, दिवाली के आसपास आ चुके होते हैं, तो उन्हीं नए चावल की और उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है जो खाई जाती है और जो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। तो अगर आप लोग काली दाल और गुड़ का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो उनको थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने स्वभाव का, क्योंकि अगर देखा जाए तो सूर्य उनके सप्तम भाव में आ गए हैं मकर राशि में, अष्टम भाव में पहले से शनि देव विद्यमान हैं और नवम भाव में राहु विद्यमान है। वही 3 राशियों में लगातार पाप ग्रह आ गए, तो थोड़ा सा अपने वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहार पर संयम रखना लगेगा। काले जूते या काला ऊनी वस्त्र या काला कंबल अगर किसी को दान करते हैं और खाने पीने की सामग्री भी खासकर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही शुभता लेकर आएगा। अगर हम सिंह राशि की बात करते हो तो सिंह राशि के छठे घर में गोचर हो गया है सूर्य भगवान का। छठे घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में जब भी पाप ग्रह होता है तो बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि छठा घर स्ट्रगल का होता है। तो छठे घर में अगर सूर्य का है तो इस समय इनके शत्रु परास्त होंगे, इस समय इन्हें मनचाही उपलब्धियां मिलेंगी। तो इस समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप सबसे पहले तो मंत्र जाप कीजिए, दान पुण्य कीजिए। आप शनि के मंत्रों का, क्योंकि शनि आपके 7th हाउस का लॉर्ड हो जाता है, तो आप शनि के मंत्रों का जाप भी करें, और शनि से रिलेटेड अगर आप दान भी करते हैं तो बहुत शुभता आपके लिए आएगी। कन्या राशि को अपना संतान और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, निर्णय लेते हुए थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है, और काली उड़द का दान करेंगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सारिका जी, ये तो तमाम राशियाँ थी किस तरीके से हमें दान करना चाहिए और मकर संक्रांति खास मौके पर हमें क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन समय का अभाव होते हुए मुझे आप सभी से अलविदा लेना होगा, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम बातों को बताने के लिए, सही रास्ते दिखाने के लिए। लेकिन और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं लोक गायिका मालिनी अवस्थी के साथ, जो कि महाकुंभ पहुंची हुई है, और उनसे हमारे संवाददाता आलोक राजा ने खास बातचीत की है। ताल का जब मिलन होता है, समन्वय होता है, तो बनता है संगीत। संगीत वो जो दिलों की धड़कन को जन्म देता है, और कुछ ऐसे ही संगीत को अपने सुरों में पिरोया है पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी ने। मालिनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। कुंभ का आगाज 144 साल बाद अद्भुत संयोग, आज आप आई हैं, क्या संदेशा? मेरा भाग्य है कि मैं आई हूँ, सौभाग्य है कि यह दिन देख रही हूँ, और आज सुबह भोर में आज हम लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, स्नान का ये सौभाग्य मिला, यह क्षण आया, इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप तो स्वयं मीडिया है, आप लोग तो पूरी दुनिया को दिखला रहे हैं कि आज किस तरह से पूरा देश उमड़ आया। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात, जिस तरह 12 तारीख से 13 तारीख से जिस तरह से पश्चिमी देशों से जिस तरह से श्रद्धालु उमड़ करके अब की बार यहाँ पर आए हैं, वो शायद ये एक बहुत बड़ा संकेत भी कर चुका है कि भारत अब किस दिशा में बढ़ चुका है विश्व में। और जिस कुंभ को लोग पहले कभी सिर्फ कौतुक की दृष्टि से देखते थे कि भाई ऐसा क्या है कि लोग वहां पर स्नान करने क्यों जुटते हैं, अब वहां पर स्वयं उस आनंद को लेने आना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये संभव इसीलिए हो पाया है क्योंकि अब स्वच्छ है, इसलिए देखिए कुंभ का जो पुण्य है, पुण्य लेने आप आई हैं, पुण्य का लाभ तभी मिलेगा जब संगीत की स्वर लहरियां कुछ फूटेंगी। एक छोटा सा बस मैम। चलो चले चलो चले चलो कुंभ चले, प्रयाग चले चलो
कुंभ चले चलो कुंभ चले, चलो चले प्रयाग चले चलो, कुंभ चले प्रयाग चले चलो, कुंभ चले चलो कुंभ चले। तो आप सब भी आइए और इस महाकुंभ में आकर के इस महासुख का आनंद उठाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मालिनी अवस्थी जी थी जिन्होंने साफ तौर पर कुंभ में आने का निमंत्रण भी दिया और साफ तौर पर कहा कि आकर के पुण्य का लाभ कमाएं। कैमरा सहयोगी अरविंद के साथ मैं प्रयागराज से आलोक राजा।